कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में। आज हम लोग काव्य खंड का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको देखेंगे और जितने एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट है, उन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में और 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। काव्य खंड में आपको पता है कि 13 चैप्टर है, उसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका कड़बक। कड़बक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आपको कड़बक बता दे कि कड़बक जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और यह कहाँ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पद्मावत से। पद्मावत में 3 पात्र हैं, एक राणा रतन सेन, एक पद्मावती और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? बताइए क्या होगा सही आंसर? अभी बताए हैं हम। सही आंसर होगा अवधी। क्या आंसर होगा? अवधी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये जो है प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। कहने का मतलब है कि ये निर्गुण भक्ति धारा में प्रेम मार्गी कवि हैं। कौन से? अच्छा, 2 तरह की भक्ति होती है ना, एक सगुण और एक निर्गुण। तो इसमें ये कौन है? निर्गुण वाले हैं। कौन वाले हैं? निर्गुण वाले हैं। निर्गुण में भी 2 होता है, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। तो ये प्रेम मार्गी वाले में क्या है? समझ गए ना बात? चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो ये भी मैंने अभी आपको बताया है, कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सुमेरु का पर्याय क्या है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सुमेरु का यहाँ पे मतलब है हिमालय। क्या मतलब है? हिमालय। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किसे दी है? आंख की उपमा किससे की है? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा, आंख की उपमा उन्होंने किससे की है? दर्पण से की है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी कवि हैं। कौन से कवि हैं? प्रेम मार्गी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, मृगावती। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा मृगावती। क्या हो जाएगा? मृगावती। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं? बताइए क्या होगा? चित्ररेखा से, पद्मावत से, आखिरी कलाम, अखरावत। क्या हो जाएगा सही आंसर? अभी अभी हम लोगों ने देखा है पद्मावत से लिया गया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? किसकी रचना है जी पद्मावत? तो मुल्ला दाऊद की, कुतुबुद्दीन की, मंझन की, जायसी की। किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। किसकी रचना है? जायसी की। चलिए सेकेंड चैप्टर, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। चलिए पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा अवधी। नहीं, अभी अभी मैंने आपको बताया है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड चैप्टर है और पद दिया गया है, इसमें 2 पद दिया गया है। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। ठीक है, तो दोनों पदों को अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि ये किस भाषा में लिखी गई है ये पद? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है जी? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा और यह पद भी जो लिया गया है वो भी किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताइए। नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंद दास। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टचाप में, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। अष्टचाप तो बाद में आया है, संत मार्ग नहीं होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दैन्य भाव के। आपके
लेखक परिचय का डायरेक्ट लाइन है कि दैन्य भाव के आर्त वे गाया करते थे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर किनकी रचना है? बताइए तो क्या होगा? सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, सूरदास। यहाँ पे सुरास लिख दिया गया है, यहाँ पे होगा सूरदास। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है? दही का, माखन का, मिश्री का, अपूप का। किसका नहीं किया गया है जी? अपूप का नहीं किया गया है। दूध, दही, माखन मिश्रित, पढ़े ना आप लोग। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, तमचूर का मतलब क्या होता है? बताइए। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सूरदास। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए क्या होगा सही आंसर? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, चंडीदास। क्या हो जाएगा सही आंसर जी? वल्लभाचार्य हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य। चलिए सूरदास की कृति कौन सी है? बताइए। प्रणभंग है, प्रणभंग तो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। जयद्रथ वध है कि बरवै रामायण है कि साहित्य लहरी है? कौन सी रचना है इनकी? तो साहित्य लहरी इनकी रचना है, ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी यही बरवै रामायण तो इनकी रचना नहीं है, किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में, और इसी से लिया गया ना, सूर सागर से यह पाठ लिया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो जो यह पद लिया गया इसमें कौन सा रस है जी? वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस, माता पिता के प्रेम को बताया गया ना इसमें। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है जी? तो गोद होता है, कन्या मतलब गोद होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, जयसी, कबीरदास, सूरदास। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर डी। भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। चलिए ये चैप्टर होता है हम लोग का खत्म। देखते हैं तीसरा चैप्टर जो कि लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, ये भी पद है। और कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला नहीं, इनका पालन पोषण एक दासी ने किया था नहीं, बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बाद में पिता की ही मृत्यु हो गई। चलिए पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है राजापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, अयोध्या, हाजीपुर, प्रयाग। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा राजापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बताइए। अभी अभी मैंने बताया आपको, तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? बताइए। नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा शेष सनातन, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है? लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। लग्न पत्रिका जैसी कोई रचना ही नहीं है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितावली, बरवै रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसमें से राधा स्तुति जो है इनकी रचना नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, मानस यानी रामचरितमानस का समय, रचना समय कब का है? संवत 1631, संवत 1622, संवत 1840, संवत 1632। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा संवत 1631। चलिए रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए तो। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है?
विनय पत्रिका की भाषा क्या है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा क्या? ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? बताइए क्या होगा सही आंसर? जानकी मंगल या कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो कवितावली का अंग माना जाता है। किसका? कवितावली का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, भक्ति रस? क्या रस है? तो भक्ति रस जो है इनका प्रमुख भाव है, रस है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य? क्या है जी? रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है? उत्तर रामचरितम, रामायण, रामचरितमानस, खंडन नयन? क्या हो जाएगा सही आंसर? रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य सांदीपनी, पंचवटी, बरवै रामायण, जानकी मंगल? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा पंचवटी। पंचवटी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? दोहावली से, रामलला नहछू से, कवितावली से, विनय के पद से? कहाँ से लिया गया है जी? विनय के पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? विनय के पद से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मानस की रचना का समय क्या है? अभी अभी हम लोगों ने देखा संवत 1631। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? बताइए। तो तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि है। देखिए जायसी का पूछे, जायसी का पूछे या सूरदास का पूछे या तुलसीदास का पूछे, ये सभी किस काल के? या नाभादास का पूछे, ये सभी जो है भक्ति काल के कवि हैं। भूषण का पूछे, रीति काल के। और बाकी सभी जितने कवि हैं सभी किस काल के हैं? आधुनिक काल के। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, गरीब निवाज कैसा शब्द है? तत्सम, विदेशज, तद्भव और देशज? कौन सा शब्द है जी? तो देखिए ये इसमें जो उर्दू शब्द लगा हुआ है, तो गरीब निवाज जो है विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर के लेखक हैं नाभादास। कौन है? नाभादास। छप्पय लिखा गया है। इसमें छप्पय 2 व्यक्तियों पर लिखा गया है। सबसे पहला पद जो है वो कबीरदास पे है। सबसे पहला किस पर है? कबीरदास पर। दूसरा जो है सूरदास पर है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पद कबीरदास पर, दूसरा सूरदास पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास या स्वामी शुद्धानंद या स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी नरहरिदास? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा स्वामी अग्रदास, जिनको अग्र अली भी कहा जाता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? बताइए। भक्तमाल के रचयिता कबीरदास, गुरु नानक, रविदास, नाभादास? क्या हो जाएगा सही आंसर? नाभादास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भक्त चरित्रों की माला है, क्या हो जाएगा सही आंसर? भक्तमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्तमाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सबके हित के वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? बताइए। सबके हित के वचन कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, कानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास, विश्वास या प्रतीत होना? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा विश्वास या प्रतीत होना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास की, रामानंद की, स्वामी अग्रदास की, महादास की? किसके शिष्य थे जी? तो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास किस शाखा के कवि है? बताइए क्या होगा? सगुण या निर्गुण या सर्वगुण या इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास जो है निर्गुण शाखा के कवि हैं। किसके हैं? निर्गुण शाखा के कवि हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी कृति है? स्वामी अग्रदास की, कबीरदास की, नाभादास की, सूरदास की?
भक्तमाल किसकी कृति है? तो नाभा दास की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, नाभा दास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के, भारतेंदु काल के? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो अभी अभी मैंने बताया है आपको, भक्ति काल के कवि थे। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो मैंने शुरू में ही बताया आपको, सूरदास और कबीरदास, कबीरदास एवं सूरदास। देखिए तो पहला ऑप्शन है जैसे सूरदास, कबीर एवं सूरदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसके लेखक हैं भूषण, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है कवित। क्या नाम है? कवित। इसमें भी दो पद हैं। कितने कवित हैं जी? दो कवित हैं। पहला कवित जो है, पहले में शिवाजी का वर्णन किया गया है, माने शिवाजी का शासन किस पर है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा जो है छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले में शिवाजी, दूसरे में छत्रसाल की तलवार। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कवि भूषण की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो चित्रकूट के राजा सोलंकी, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? बताइए। रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा साहू जी। क्या हो जाएगा? साहू जी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? बताइए क्या होगा सही आंसर? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या यज्ञसेन? सही आंसर होगा साहू जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 55, 152, 252, 52? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 52। शिवा बावनी है ना, तो बावनी में 52 मुक्तक हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 110, 210, 310, 10? कितने छंद है जी? 10 हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, छत्रसाल दशक, दशक माने 10, शिवा बावनी, बावनी माने 52। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भूषण के पिताजी का नाम क्या था? बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए छठा क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा वीर रस। उस समय जो है श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई थी, लेकिन रीतिकाल में, लेकिन इन्होंने वीर रस को प्रधानता दी है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा 105। कितने अलंकारों का निरूपण है? 105। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कृति नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, हर्षोल्लास? कौन सी कृति नहीं है जी? हर्षोल्लास। बाकी भूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये तीनों जो है इनकी कृति है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह? इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जी? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिवराज भूषण किसकी कृति है? मोतीराम की, भूषण की, पद्माकर की, बिहारी की? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा भूषण की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भूषण की। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूषण किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, वीर गाथा काल? क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा रीति काल। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रीति काल। क्या हो जाएगा? रीति काल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? अभी अभी क्वेश्चन आया था ये, कितने मुक्तक हैं जी? 52।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की, शिव जी की, महाराणा प्रताप की, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा शिवाजी की। क्या हो जाएगा? शिवाजी की, ऑप्शन नंबर ए। शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है? शिवाजी की। चलिए छत्रसाल दशक किसकी कृति है? इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो भूषण की कृति है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं छठा चैप्टर की तरफ। छठा चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ध्यान में रखिएगा, इसमें यह कामायनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कामायनी से। कामायनी में जो है दो पात्र हैं, मनु और श्रद्धा। मनु और श्रद्धा, उन्हीं के प्रेम कथा का वर्णन है। और इसमें श्रद्धा बताती है मनु को कि जब भी आप अशांत होते हैं तो किसके पास आते हैं? मेरे पास आते हैं और शांति पाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो ध्यान में रखिएगा, ये छायावाद के कवि थे। किस वाद के कवि थे जी? छायावाद के। जयशंकर प्रसाद का पूछे, महादेवी वर्मा का पूछे, लोग छायावाद के कवि हैं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू और चंडिका प्रसाद साहू। क्या हो जाएगा सही आंसर? देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में, लखनऊ में। कहाँ हुआ था जी इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिवाजी का महत्व। तो कौन सी पुस्तक नहीं है? शिवाजी का महत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना, वीप गथा, सूरजमुखी, अंधेरे की, चितकोबरा। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा झरना। क्या हो जाएगा? झरना, ऑप्शन नंबर ए। झरना इनकी कृति है, बाकी सब इनकी कृति नहीं है। चलिए छठा नंबर, अगर आप ध्यान से बना रहे होंगे तो आपका रिवाइज भी हो रहा होगा पूरा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है? तितली, लहर, इरावती, ध्रुव सामनी। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इरावती। क्या हो जाएगा? इरावती। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, अरुण, रामायण। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा कामायनी। इनकी कृति कौन सी है? कामायनी। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है? स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है चित्राधार, झरना, लहर, आंसू। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा चित्राधार, इनका प्रथम संग्रह है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बताइए। अभी अभी हम लोग देखे हैं, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? बताइए जी, कामायनी से लिया गया है ही, तो कामायनी के रचयिता कौन होंगे? यही होंगे जयशंकर प्रसाद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल क्या है? बताइए। तो कंकाल क्या है? उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? बताइए। महाकाव्य है, गीति नाट्य है, गीति काव्य है, नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो नाटक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो इनके पिताजी थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7,
जिसका नाम है पुत्र वियोग और लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि यह दूसरी सबसे बड़ी शोक गीत है, दूसरी सबसे बड़ी शोक गीत है। सबसे पहली कौन थी? पहली थी सरोज स्मृति, सबसे बड़ी शोक गीत है सरोज स्मृति। ये किसके द्वारा लिखा गया है? निराला द्वारा। किसके वियोग में? अपनी बेटी सरोज के वियोग में। ये जो है अपने बेटी के वियोग में लिखी हुई है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा इसका, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? बताइए। त्रिधारा, मुकुल, अनामिका, गीतिका। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा मुकुल। यह पाठ भी कहां से लिया गया है? मुकुल से। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी कौन थे? ठाकुर राजनाथ सिंह, हरिनाथ सिंह, रामनाथ सिंह, जगमोहन सिंह। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रामप्रीत सिंह। क्या हो जाएगा सही आंसर? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, कहानी संग्रह। क्या है? बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किनकी रचना है? तो अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ी शोक गीत है और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, क्राफ्टविट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा। कौन थी जी? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटी को, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। क्या हो जाएगा सही आंसर? पुत्र वियोग। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में शीर्षक कविता में किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसको अभी अभी मैंने बताया है आपको कि किससे लिया गया है जी? तो मुकुल से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा किसकी लिखी हुई है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु पर, धन नष्ट हो जाने पर, पति की मृत्यु पर, पिता की मृत्यु पर। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा पुत्र की मृत्यु पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के बाद आते हैं हम लोग 8वें चैप्टर पे, जिसका नाम है उषा। और उषा के लेखक कौन है जी? तो उषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है। किसका? प्रातः काल का, ब्रह्म मुहूर्त का, जब सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है तब आसमान का वर्णन किया गया है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? 13 जनवरी 1911 को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। क्या था? धर्म देवी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे, होड़ है मेरी, विशाख। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा गुलामी का नशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गुलामी का नशा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, भारत संस्कृति, इतिहास और संस्कृति। क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत, इतिहास और संस्कृति। इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इनकी रचनाएं है और यह नहीं है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, सुकून की तलाश क्या है? बताइए। तो सुकून की तलाश जो है गजलों का संग्रह है। किसका संग्रह है? गजलों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रभात कालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सीप के जैसा, उजली सीप के जैसा।
तो मैंने बताया था आपको नीले शंख जैसा। अगर आपने कविता का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का? किसका? उषा का। चलिए 8वां, किसके उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर उषा के जादू टूटता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, उषा कहानी, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइए, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए, चुका भी नहीं हूं मैं, इसके रचयिता कौन है? त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? बताइए। तो सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में? कहाँ हुआ था जी? देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उषा का जादू कब टूटता है? मैंने अभी अभी बताया आपको, सूर्योदय होने पर, ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। लिखा किसके द्वारा गया है? मुक्तिबोध के द्वारा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ध्यान में रखिएगा। इसमें वे बताते हैं कि सभी चीजें क्या हैं? एक हैं, जाति एक है, हम तुम एक हैं, सभी जीव एक हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? बताइए। मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वतीबाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? ऋतुराज मुक्तिबोध, सुंदरराज मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध, गजराज मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? माधवराज मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? दिव्यदान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा, चांद का मुंह टेढ़ा। क्या हो जाएगा सही आंसर? चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल। क्या हो जाएगा? बिहारी पुनर्मूल्यांकन, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों जो है इनकी रचनाएं है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। क्या हो जाएगा? तार सप्तक के कवि थे। किसके? तार सप्तक, ऑप्शन नंबर ए। तार सप्तक लाया कौन था? तो अगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? किस पत्रिका का? तो इन्होंने एक नया खून नामक पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध की कविता है, बताइए कौन सी कविता है? जन जन का चेहरा एक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है जी? तो इसके लेखक है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? बताइए। तो मुक्तिबोध है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा है, रास्ता इधर से है, खंडिता, द्रौपदी। कौन सी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? भरी भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, सीढ़ियों का धूप। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन नंबर डी। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे।
चलिए चैप्टर नंबर 10 है अधिनायक। अधिनायक का लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो यह एक आलोचनात्मक कविता है। इसमें राष्ट्रगीत में हम लोग किस अधिनायक की बात करते हैं, इसी सवाल का जवाब मांगते हैं। कौन? रघुवीर सहाय। क्योंकि अब हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, फिर भी हम अधिनायक की मांग क्यों कर रहे हैं? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? बताइए। 9 जनवरी 1929 को। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? बताइए। रघुवंश सहाय, हरदेव सहाय, मणिशंकर सहाय, रघुनंदन सहाय। सही आंसर हो जाएगा हरदेव सहाय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? लोग भूल गए हैं, या हंसो हंसो जल्दी हंसो, सब कुछ होना बचा रहेगा, उबे हुए सुर को। क्या हो जाएगा सही आंसर? सब कुछ होना बचा रहेगा, यह इनकी कृति नहीं है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? अतिरिक्त नहीं, मुर्दा घर, जहाज की पंछी, सीढ़ियों पर धूप में। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस समाचार पत्रिका के, किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? दिनमान, रविवार, आज और अमर उजाला। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दिनमान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली मेरा परदेश क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है? तो दिल्ली मेरा परदेश क्या है जी? तो दिल्ली मेरा परदेश निबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, आलोचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक की कवि रचयिता कौन है? बताइए। तो रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो कि कवि कौन है? सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रविकर के, दीनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के, धर्मयुग के? किसके कवि थे जी? तो दीनमान के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तितली के, इरावती के, चितकोबरा के, कुछ पत्ते, कुछ चींटियां के? तो सही आंसर हो जाएगा कुछ पत्ते तथा कुछ चींटियां के, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? किस सदी के रचनाकार है? बताइए। किस सदी के रचनाकार है? 20वीं सदी के, ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म हुआ है 1929 में, तो 20वीं सदी के ना होंगे जी। 1929 में जिसका जन्म हुआ है वो 20वीं सदी का होगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, और किसके द्वारा लिखा गया है जी? तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो डेट याद होना चाहिए इनका, 1 जनवरी 1937, ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी न्यू ईयर के दिन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज और असाध्य वीणा। क्या हो जाएगा? असाध्य वीणा इनकी रचना नहीं है, बाकी सारी रचनाएं है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, असाध्य वीणा, खिलेगा तो देखेंगे। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पत्नी बिटिया को क्या करती है जी? तो पत्नी बिटिया को समझाती है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए, पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है, अब मारता है तो क्या करता है? सिखलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये पाठ से प्रश्न है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? किस रूप में देखा है? लोहा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का, धर्म का? क्या हो जाएगा सही आंसर? कर्म का। किसका प्रतीक है? कर्म का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? बताइए। तो यह जो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नौकर की कमीज क्या है? बताइए, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, संस्मरण है, उपन्यास है? क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी कि रचनाकार कौन है? तो कौन रचनाकार हैं जी इनके? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, देखिएगा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हार जीत। क्या नाम है? हार जीत। इसके बारे में सबसे खास बात क्या है? इसके बारे में सबसे खास बात है कि यह कविता और सब कविता जैसी नहीं है। यह क्या है? एक गद्य कविता है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। इसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। सबसे पहला सवाल है आपसे कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी, राधानंद वाजपेयी? क्या हो जाएगा सही आंसर? परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, कोणार्क, घास में डूबका आकाश? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, संशय आत्मा, चक्रवात, कवि कह गया है? तो कौन सी कृति है जी? कवि कह गया है, इन्हीं की रचना है और इसी से तो यह पाठ लिया भी गया है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है। तत्पुरुष की रचना किसने की है? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। हार जीत क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गद्य काव्य नहीं है, गद्य कविता है ये। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन नंबर बी है मजदूर, ऑप्शन नंबर सी है घर के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है नागरिक। तो डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है, नागरिक जो है क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है, गीत गा रहा है? तो मशक वाला जो है सड़क सींच रहा है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है। हार जीत क्या है? बताइए। गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। हार जीत गद्य कविता के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, मलयज, लीलाधर जगुड़ी, मदन कश्यप? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? राष्ट्रवाणी का, हुंकार का, युग धर्म का, पूर्वाग्रह का? किसका किया है जी? पूर्वाग्रह का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, प्रयाग शुक्ल, नचिकेता की, अशोक वाजपेयी की? क्या होगा? अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, छायावाद काल, आधुनिक काल और रीति काल। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के कवि हैं, छायावाद के नहीं है। चलिए सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है गांव का घर और इसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। इसमें गांव के घर की सारी चर्चाएं की गई है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? क्या होगा सही आंसर? 1 जनवरी 1950। ध्यान में रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का 1 जनवरी 1937, इनका 1 जनवरी 1950। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? किस कृति पर मिला है जी? आंख हाथ बनाते हुए, संशयात्मा, गंगा तट, पढ़ते पढ़ते। क्या हो जाएगा? संशय आत्मा। यहाँ पे आत्मक लिखा है, संशय आत्मा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? तो पढ़ा है आपने कविता में कि दूध डूबे अंगूठे के छाप बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है पढ़ते पढ़ते, भिनसार, एक गंगा तट, एक चक्रा नगरी। तो क्या हो जाएगा? एक चक्रा नगरी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? कारा अधीक्षक, दंडाधिकारी, अभियंता, चिकित्सक। क्या थे? कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांव का घर कविता के कवि कौन है? बताइए। अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है जी? तो संशय आत्मा से लिया गया। कहां से लिया गया? संशय आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा संशय आत्मा पर। ऑप्शन नंबर सी, यहीं से यह पाठ लिया गया है। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन का नाम है, जो क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में। सही आंसर हो जाएगा झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोग को सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे और पहले से याद होंगे, आपका रिवाइज बढ़िया से हो गया होगा। अगर आपका रिवाइज बढ़िया से नहीं हुआ अभी भी, तो एक बार फिर से जो है आपको रिवाइज करने की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।